नमस्कार, इलेक्शन लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और हम आज बात करेंगे बिहार में इतिहास बनने की। बिहार इतिहास रचने को तैयार नजर आ रहा है। पहले चरण में बिहार ने 65% मतदान के आंकड़े को पार कर लिया था। आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे बाद यानी 9 बजे तक कुल 14.55% मतदान हो चुका था। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान दर्ज किया गया। दोपहर 3 बजे में वोटिंग का प्रतिशत 60% के पार चला गया है। दोपहर 3 बजे तक का कुल वोटिंग प्रतिशत 60.40% दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में पहले फेज की तुलना में ज्यादा तेज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तुलना में इतना मतदान कभी देखने को नहीं मिला है। इस बार वोटरों का उत्साह देखने लायक है। सीमांचल और ग्रामीण इलाकों में वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज 20 जिले में कुल 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में सीमांचल, मगध, अंग और मिथिलांचल के कई जिलों में मतदान हो रहा है। खास बात यह है कि सीमांचल की सीटों पर औसतन 50% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में मतदान केंद्र पर भारी भीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इस बम्पर वोटिंग का फायदा किसको मिलने वाला है। बिहार में बम्पर वोटिंग को लेकर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मन गदगद है, बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिला, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। आपका दबाया हुआ एक बटन अगले 5 सालों के लिए आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा। एक सही सरकार के लिए जय हिंद और जय बिहार। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ कुमकुम भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, संजय चोकर कांग्रेस के प्रवक्ता है, राकेश रंजन जी आरजेडी के प्रवक्ता है और किशोर कुणाल जेडीयू के प्रवक्ता है। संजय झा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है और मेरी एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बम्पर वोटिंग का कारण। जो आपने कहा दीपक जी कि बिहार इतिहास लिखने को तैयार है, वाकई अगर देखें हम तो बिहार के मतदाताओं, पहले चरण में मैं खुद ज़मीन पे था और मैंने देखा लंबी कतारें और लोग वहाँ पे मतदान करने के लिए उत्सुक थे, तैयार थे। और कई मतदाताओं से जब हमने बात किया था उस समय, तो मुझे ये लगा कि लोग वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, सेल्फ ड्रिवन, स्वचालित रूप से, कोई बहुत ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ नहीं दिख रहे थे मुझे, मतदाता सिर्फ दिख रहे थे। और मतदाताओं से हमने पूछा तो जो लड़ाई मुझे दिखाई दी वहाँ पे, और मुझे लगता है कि सेकंड फेज़ के इस जो उससे भी बेहतर वोटिंग देखने को मिला है। 3 बजे तक ही अगर 60% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है, तो मान के चलिए कि बिहार ने मन बना लिया है कि इतिहास को दोबारा एक नए तरीके के, नए इतिहास का वो लेखन कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक वोटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता और बिहार के मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन होना चाहिए कि जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के लगातार हिस्सा ले रहे हैं। पहली बात मीडिया का भी, जिसने अवेयरनेस फैलाई। मुझे लगता है कि मीडिया तो लगातार, मीडिया और सोशल मीडिया भी, उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों। लेकिन जो इसका फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, अगर इसको जो मतदान केंद्रों पे अगर आप जाते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, तो किसको एज था, एक जी कितने ज़्यादा संख्या में लोग किस पार्टी के बारे में बात कर रहे थे या किस गठबंधन के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ बात कर रहे थे वो 2 तरह से बात कर रहे थे कि महागठबंधन या फिर एनडीए। तीसरा कोई पक्ष वहाँ मुझे नहीं दिखाई दिया, कम से कम पहले चरण में की बात, जहाँ जहाँ हम लोग गए
मैंने अपने सहयोगी जितने हमारे फील्ड पे रिपोर्टर्स थे उनसे भी मैंने बातचीत की, मैं खुद भी फील्ड पे था, तो कहीं पे भी त्रिकोणीय कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था। जो भी था वो आमने सामने की लड़ाई थी, और आमने सामने की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के बीच की लड़ाई है। ये नहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन के जो वोटर थे वो कम आक्रामक थे, वो भी आक्रामक थे। एनडीए के वोटर भी आक्रामक थे। एनडीए के जो तमाम वहाँ पे वो मतदान केंद्र से अलग अलग कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो मुझे लगा जिस तरह की ये लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में एक, अगर मैं निजी तौर से कहूँ तो एज क्लियर कट एनडीए के पक्ष में तो दिख रहा था। लेकिन दूसरे चरण के मतदान के समय मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में जो जिन जगहों में मतदान हुए हैं उन वहाँ पे तो एनडीए को क्लियर कट एज था। और बाकी अगर अपने संवाददाता से आप पूछें कि वहाँ पे क्या ज़मीनी हकीकत क्या है तो पता चलेगा। लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बिहार के लोगों ने, मुझे लगता है एक बात को तो मुझे यहाँ पे मुझे लगता है जिक्र करना चाहिए कि राहुल गांधी जी का जो वोट चोरी वाला जो आरोप है चुनाव आयोग पे, वो वहाँ कहीं ज़मीन पे लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। जितने लोगों से मेरी बात की, बोले कि कहाँ बूथ पे तो हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ से चोरी करके कहाँ। कुछ मतदाताओं ने शिकायत ज़रूर की कि उनका नाम कट गया है, उनका नाम नहीं है, लेकिन वो बिरले मतदाता थे, बहुत ज़्यादा मतदाताओं की वो संख्या नहीं थी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे वोट चोरी का जो आरोप है वो ज़मीन नहीं पकड़ पाया। और तेजस्वी का जो इस वक्त का जो हमने उनका एक ट्वीट दिखाया, तो कम से कम इस बात को तो आप मान के चलें कि बिहार के लोगों ने ऐतिहासिक मतदान करके दो बातों को सुनिश्चित किया है। एक, वो अपने भविष्य को तय करना चाहते हैं वोट के जरिए, और कोई भी दल या गठबंधन बाकी चीज़ों को चाहे कुछ भी कह लें, लोग अपने तरीके से मतदान को देखने लगे हैं, मतदान के पक्ष या विपक्ष में तय करने लगे हैं कि कौन उनके लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है 14 तारीख के 2 बजे तक, इस समय तक हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी तस्वीर होगी कौन वहाँ पे जीत रहा है और कौन किसकी हार हो रही है। बिहार के ऐतिहासिक मतदान के पीछे बिहार ने किसको चुना है, मुझे लगता है 14 तक का इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन एज क्लियर कट पहले चरण में जहां मैं था, मैं देख पाया था, वो क्लियर कट एनडीए के पक्ष में था। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज मेरे साथ मोतिहारी से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा खुशबू किशनगंज से जुड़ी हुई है। सबसे पहले खुशबू के पास चलते हैं। खुशबू, ये वो इलाका है जहां पे मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुसंख्यक है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस इलाके के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोटिंग तो 3 बजे तक हो चुकी है इन तमाम इलाकों के अंदर। तो क्या यह तेजस्वी को एज दिलाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर सॉलिडली उनके पीछे खड़ा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग किशनगंज में मौजूद हैं और किशनगंज की अगर बात की जाए, ना सिर्फ किशनगंज, पूरे अगर सीमांचल की बात की जाए, कई आसपास के कई विधानसभा सीटों पे हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। अगर देखा जाए, केवल इकलौता पूर्णिया में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए कहीं दिख रहा है। उसके अलावा ज़्यादातर सीटों पे या तो लोग आरजेडी की बात कर रहे हैं या तो फिर ओवैसी की बात कर रहे हैं ज़्यादातर सीटों पे। और ओवैसी की भी बात मुख्यतः इस वक्त हम जिस विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पे हैं, यहाँ के जो पब्लिक थी, उनका जो मत था वो ओवैसी के साथ था। हालांकि यहाँ पिछला सिटिंग विधायक भी एआईएमआईएम का ही था फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों को ये भरोसा है। और अगर इस सीट के अलावा बाकी जिन क्षेत्रों में हम घूम रहे थे, कहीं ना कहीं जो आरजेडी का, जो तेजस्वी का मुद्दा था, पलायन का और बेरोजगारी का, हर जगह ये मुद्दा सीमांचल क्षेत्रों में दिख रहा है। लोगों से अगर बात करिए मतदान को लेके, उनके मुद्दों को लेके, सबसे जो पहला मुद्दा होता है, हर बिहार का जो सीमांचल का नागरिक है वो कहता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें पलायन नहीं चाहिए। सीमांचल की बात, जैसा आपने भी जिक्र किया कि सीमांचल के इलाके में माइनॉरिटी अगर कहा जाए तो ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इसी का असर कहीं ना कहीं ये देखने को ज़रूर मिल रहा है। साफ तौर पे जो एआईएमआईएम को इतनी यहाँ पे कुछ सीटें हैं जहाँ पे लीड मिलती दिख रही हैं, जहाँ पे पब्लिक में एआईएमआईएम को लेके उत्साह है। उसके अलावा बाकी जगहों पे सीटों पे आरजेडी की भी अच्छी खासी पकड़ दिख रही है। कुछ एक सीटों की बात की जाए, कुछ सीटें हैं जैसे किशनगंज शहरी क्षेत्र में, वहाँ पे कांग्रेस की अच्छी पब्लिक जो थी, हम लोग बार बार बातचीत में
कांग्रेस के जो सपोर्टर है वो दिख रहे थे। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है महागठबंधन के अलावा जो है वो AIMIM का है, देखा जा सकता है, माहौल फील्ड देखा जा सकता है। इसके अलावा पूर्णिया की बात की जाए, पूर्णिया में थोड़े बहुत ऐसे कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे NDA दिख रही है। पूर्णिया के अलावा सीमांचल के जो बाकी के क्षेत्र हैं वहाँ पे NDA कहीं ना कहीं पिछड़ती दिख रही है। यही कारण है कि NDA इतनी ज़्यादा जो सीमांचल के, अगर किशनगंज की बात कर लीजिए, किशनगंज में उस तरीके से कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर नहीं पहुंचा। जबकि सीटें हैं किशनगंज में, बीजेपी को 2 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है, बावजूद इसके कोई बड़ा नेता यहाँ पे ना प्रचार के लिए पहुंचा, ना उस तरीके से किशनगंज को लिया गया पूरे प्रचार के दौरान। और NDA को ये अनुमान भी है, बीजेपी को ये पता भी है कि यहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटी जो वोटर हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि जो सीमांचल को लेके एक बहुत बड़ा बार बार बयान दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, घुसपैठ को लेके हमने कई लोगों से घुसपैठ के मुद्दे पे भी बात की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी इस तरीके का एजेंडा चला रही है। और इस तरीके की जो ग्राउंड पे आप देखने जाइएगा तो इस तरीके का नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। खुशबू, क्या आप अररिया सुपौल के तरफ भी थी, वहां पे भी आपने देखा कुछ, या आप पूर्णिया और सिर्फ किशनगंज तक सीमित रही? जी बिल्कुल। या आप कटिहार के तरफ भी गई? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये वो इलाके हैं जो सीमांचल को का सबसे, तो उसमें क्या सुपौल की तरफ थी आप? सुपौल में क्या नज़ारा यही था जो आप किशनगंज का बता रही है, या कुछ वहाँ बदलाव था? देखिए, कटिहार में जो नज़ारा था वो भी लगभग RJD के समर्थक ही वहाँ पे कटिहार में हमने कटिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी हम गए, ज़्यादातर लोग जो थे RJD के समर्थक दिखे, या तो कांग्रेस, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं एक लोगों में, ख़ास तौर पे महिलाओं में एक एक कहा जा सकता है एंटी इनकम्बेंसी जो कही जाती है वो देखने को मिल रही थी। लोग कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे थे। वहीं अगर बात की जाए सुपौल की, सुपौल में बड़ा ही मिक्स रिएक्शन था लोगों का। लोग अब एक क्लियर जो मैंडेट कहा जाए कि किधर जाएगी पब्लिक, क्लियरली वो साफ तौर पे नहीं पता चल पा रहा था। हालांकि हम लोग सुपौल के ज़्यादा इलाकों में नहीं घूम पाए, कुछ एक जगहों पे, 2 जगहों पे ही जा पाए थे। अररिया से क्या, अररिया में आपने क्या देखा? अररिया में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अररिया की भी अगर बात की जाए, अररिया में भी बड़ा ही मिक्स रिएक्शन था लोगों का। अररिया के लोग बातें मुद्दों की कर रहे थे। खास बात यह है कि लोग इस बार ज़्यादातर बातें मुद्दों की कर रहे हैं, ना कि वो पार्टी वाइज नहीं कर रहे हैं कि पार्टी की किसको समर्थन देंगे, किसको खुल के वोट कर रहे हैं। लोग बार बार अगर बिहार के किसी भी हिस्से में, हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण हिस्सों में रहे, और कहा जाता है जो बिहार का असली मतदाता है वो ग्रामीण इलाकों में ही रहता है, ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। ऐसे में ग्रामीण लोग जो रिएक्शन दे रहे थे, ग्रामीण लोग भी इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेयर दिख रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है हमें रोजगार चाहिए, हमें सड़क चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो बिहार की तस्वीर है, आप बाहर से जो तस्वीर दिखती है बिहार की, अगर हाईवेज पे जाएंगे बिल्कुल चकाचक हाईवेज दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे वो रोड गायब हो जाती है, नदारत हो जाती है, टूटी फूटी सड़कों की हालत है। सबसे ज़्यादा एक भ्रष्टाचार का भी आरोप लोग खूब लगा रहे थे। जितनी जगह हम लोग गए, जितनी जगह लोगों से बातचीत कर रहे थे, लगातार लोगों का भ्रष्टाचार को लेके भी कहीं ना कहीं लोग परेशान दिख रहे थे। लोगों का आरोप था कि हमें तमाम जो सरकारी सुविधाओं के नाम पे अफसर आते हैं, पैसे ले जा रहे हैं, लेकिन देखिए जी, हमें मकान का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हमें हमारे घरों में शौचालय नहीं है, हमें किसी तरीके की सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने जो हाल फिलहाल में जीविका दीदी के तहत जो 10-10 हज़ार रुपए बांटे, उसका असर जरूर देखने को मिला है। ज़्यादातर महिलाओं के खातों में पहुंचा है। महिलाएं खुश दिख रही थी उस चीज़ को लेके कि हाँ, हमें किसी ने कुछ बकरी पालन का काम शुरू किया है, किसी ने गाय खरीदा है, किसी ने अपनी छोटी मोटी दुकान शुरू की है। हो सकता है ये जो महिलाएं, जो बिहार की महिलाएं निकल रही हैं इस बार, पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हो सकता है कि नीतीश की ये स्कीम महिलाओं को जरूर लुभाई हो और महिलाएं नीतीश के पक्ष में जाए। इसके अलावा
अगर बात की जाए बाकी अगर यूथ की बात की जाए, यूथ आपको हर कोई तेजस्वी की जो लाइन थी, जिस तरीके से तेजस्वी ने पलायन की बात कही थी, रोजगार की बात कही थी, उस लाइन पे यूथ बोलता नजर आ रहा था। हालांकि लोग खुल के ये नहीं बोल रहे थे कि हम किस पार्टी के समर्थन में हैं, किस, ज्यादातर लोग मुद्दों की ही बातें कर। ठीक है, सीधे चलते हैं मोतिहारी में धीरज के पास। धीरज, क्या कहता है ग्राउंड जीरो? बिल्कुल दीपक जी, देखिए मोतिहारी की बात की जाए तो खास बात यहाँ पर यह है कि जो तमाम जो लोग हैं वो खास करके नीतीश बाबू की सरकार में जो विकास के काम हुए हैं, जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई, तमाम लोग उसके साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और तमाम ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो मुस्लिम लोगों की आबादी है वो काफ़ी संख्या है, वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि जो तेजस्वी के वादे हैं, तेजस्वी ने जो बातें कही हैं, हम उसके साथ में और एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर मिक्सअप रिएक्शन लोगों का निकल कर सामने आ रहा है। तो कुछ लोग नीतीश के साथ जो उनका कामकाज है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल का समय और देना चाहिए। तो वहीं तमाम जो युवा हैं, खास करके मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के जो वादे हैं उनमें कुछ दम दिखता है, और तेजस्वी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे और हमारा कमिटमेंट है कि हम चीज़ों को ठीक करेंगे, नया बिहार बनाएंगे, हर घर में रोजगार देंगे, तो तमाम लोग जो हैं तेजस्वी के वादों से भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। हम तस्वीरों में भी आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये मोतिहारी का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे तमाम लोग हैं। वो लोग, कुछ लोग बात भी हमसे करना चाह रहे थे, और पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, तो तमाम लोग हैं वो सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। बात करेंगे, मैम किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बिहार की थोड़ी सी और मतलब इस पे सुधार आए, जो चीज़ें अभी तक नहीं पहुंची हैं यहाँ पे अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली, वो सारी चीज़ें आए। जैसे हम लोग अभी के जनरेशन से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स और एनीथिंग अदर। तो बेटर ये है कि क्यों ना हमारे बिहार में वो सारी सुविधाएं आ जाए जो हमें बाहर मिल रही हैं। हम आज के डेट में बाहर रहते हैं। मैं 2012 के बाद मोतिहारी में बहुत कम समय, छुट्टियों में आती हूँ बस, 2012 के बाद आई ही नहीं। तो जो चीज़ें हमें बाहर मिल रही है वो अगर यहाँ हमें घर में बैठे बैठाई मिल जाएगा तो हमें क्यों जाना बाहर। अच्छा, पहले के बिहार की तुलना में आज के बिहार में नीतीश बाबू के सरकार में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ क्या चीज़ें और आप लोग चाहते हो कि बेहतर होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज़ द प्राइम थिंग। तो जब तक यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, मतलब और सारी सुख सुविधाओं का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली चीज़ें तो ये कि हमें और ज़्यादा एजुकेट करना होगा, डोर टू डोर एजुकेशन जानी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ क्राइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। तो एजुकेशन पहले पहुँचे, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें तो कट ऑफ हो ही जाएंगी। अब मान लीजिए आप लाइट दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, बट आप पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, तो जो बेसिक प्राइमरी थिंग है वो हमें नहीं मिला। आप बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं, मिड डे मील देते हैं, मिड डे मील के बहाने बच्चे तो आ जा रहे हैं बट वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे ना। तो हमें तो पढ़ाई पहुंचाना है, मिड डे मील तो नहीं पहुंचाना है। तो मेरा तो प्राइम जो रहता है फोकस वो तो बस एजुकेशन पे है। आज के डेट में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है, एआई आ चुका है हमारे। आज जो लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो एआई बेस्ड हैं हर चीज़। बट यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते हैं, एआई को ऐसे यूज़ करेंगे। कल को ऐसा होगा कि ह्यूमंस मशीन नहीं चला रहे, मशीन से ह्यूमंस को चलाना शुरू कर देंगे। तो हमें पहले खुद सीखना पड़ेगा, तब हम नई चीज़ें बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लगातार उछाल रहे थे, आपको लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा मोतिहारी या बिहार में कुछ टिक पाया है, कुछ मुद्दा था वो? पता नहीं, अब इतना डीपली तो नहीं बता सकते कि क्या था क्या नहीं था, बट हो सकता है ये है, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है हमारे पास, हो सकता है। मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण अभियान होता है, आपको लगता है कि तमाम जो लोगों के नाम अलग अलग जगहों पर होते हैं, वोटिंग का अधिकार एक जगह पर होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। 1 वोट 1 पर्सन, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो आप एग्जैक्ट वोट निकाल सकते हैं ना। थैंक यू। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, हमसे बात करने के लिए। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं कुमकुम भारद्वाज जी के पास। कुमकुम जी, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जो सुनाई दे रहा है सीमांचल के अंदर। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार, कई नेताओं पर आरोप लगे, आपके भी कई नेताओं पर लगे, बाकी पार्टी के जेडीयू के भी नेताओं पर लगे। मैं नाम ले लूं स्पेसिफिक, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, कई सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहीं ये मुद्दा आपके खिलाफ तो नहीं जाने वाला? जी, मैं कहना चाहूंगी दीपक जी, भ्रष्टाचार और जो आपने कहा कि आरोप का मुद्दा, ये ऑपोजिशन के पास जब मुद्दा नहीं था तो सिर्फ ये भ्रष्टाचार का आरोप वो लगाते रहे, बट वो साक्ष्य कोई पेश ही नहीं कर पाए। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे बोलियां लग रही थी और जिस तरह से वो धमकाया जा रहा था। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो था वो जमीनी स्तर का उठा हुआ मुद्दा नहीं था, वो हवाई मुद्दा था कि एक एलिगेशन लगाया और मीडिया में बने रहे और वहां से फिर चलते बने। एक तो वो मुझे कहना था। मैं अभी खुशबू को सुन रही थी और साथ में आपके दूसरे जो मोतिहारी से जो वहां से लाइव, वहां से एक लड़की के साथ बातचीत भी हो रही थी और वहां का वो दिखा भी रहे थे कि वहां का, जी धीरज नाम है उनका, धीरज बात कर रहे थे। देखिए, आपने देखा होगा कि 2 लोकसभा में मोदी जी के 2014 और 2019 के लोकसभा में विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं आ पाई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वो चुन सके। तो थोड़ा स्थान तो हम उनको देना चाहेंगे कि कम से कम बिहार में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन करके आए। और सिंस वहां पे आपने जिस क्षेत्र में अभी इसके समय में वोटिंग चल रहा है, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, ये सब एरिया से हम भली भांति आप भी अवगत हैं कि वहां पे माइनॉरिटीज को लेकर के उनका क्या रहता है। क्या हमने पीडीएस का जब स्कीम दिया, अनाज बांटा, तो क्या हमने अल्पसंख्यकों को साइड कर दिया था? क्या हमने जब उज्ज्वला योजना दिया तो अल्पसंख्यक को साइड कर दिया था? क्या हमने 125 यूनिट बिजली दी तो क्या उनको साइड कर दिया? 10,000 रुपया जब महिलाओं को दिया गया तो क्या हमने अल्पसंख्यक को कंसिडरेशन में नहीं रखा? लेकिन उनका एक अपने तरीके से वो चलते हैं। वो बिहार में जो घुसपैठियों का जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो उस क्षेत्र में बहुत प्रभावी है और उसका असर आपको दिख रहा है कि कौन वो लोग हैं और किस क्षेत्र से लगा हुआ हमारा ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट बिहार का फॉल करता है। तो वहां पे इस तरीके का घटनाक्रम, इस तरीके का वक्तव्य सुनना कोई बहुत बड़ी बात, कोई हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इस तरीके का घटनाक्रम सुनने को आ रहा है। और जहां तक बात रही कि ये महिलाएं जो निकल करके आ रही हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से कह सकती हूँ दीपक जी कि मैं खुद भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद रही हूँ। अभी मगध में भी वोटिंग चल रहा है और भी जगहों पे मेरा जाना हुआ है। महिलाएं जो उनके पक्ष की भी महिलाएं हैं, जो MY समीकरण की वो बार बार बात करते हैं, बाकी महिलाएं तो हमारे साथ हैं, वो भी धीरे से हमें कहती हैं कि रघुआ जाएं, चाहे अहाँ जाएं तो सब ठीक हुई। और धीरे से आकर के हमें बताती है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप हमको ये ठीक करा दीजिए। अरे हम लोग कहाँ जाएंगे, महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में आपको बता रही हूँ कि जब मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, मुझे यह सारी चीजों को सुनने को मिला है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि नारी सशक्तिकरण जो हमारा सगुफा नहीं था, आर्थिक तौर पर जो हमने सशक्त किया है उनको, और उनको पता है कि ये सशक्तिकरण उनको कहाँ ले जाकर बिठाएगा। घर से की दिल्ली से निकल करके वो समाज में बैठेंगी, फिर वो देश की आवाज बनेंगी, बिहार की तो आवाज बनेंगी ही। तो इसलिए महिला शक्ति हमारे साथ है, तो हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। ठीक है, राकेश रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के आरोप जो आपने लगाए वो एक इस तरह से थे कि शूट करो और निकल लो, शूट करो और निकल लो, उनके ऊपर चिपक नहीं पाए, ये कुमकुम जी कह रही हैं। बीजेपी की प्रवक्ता, हाँ दीपक भाई, आप सबको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट सबको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। मैं सुन रहा था बीजेपी की प्रवक्ता, मुझे लग रहा है कि अभी चुनावी मोड से वो बाहर निकल नहीं पाई हैं और चीजों को वो समझ नहीं पा रही हैं अभी भी। आपके अभी जो रिपोर्टर थे जो मोतिहारी में एक लेडी से पूछ रहे थे, लगभग उन्होंने सारी चीजें लगभग एक तरह से इतनी बढ़िया से क्लियर बताया कि ये सब कुछ दे रहे हैं, ये घूस दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मीन्स साइकिल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। और ये बहुत प्लान्ड वे में किया जा रहा है। और क्योंकि लोग पढ़े नहीं, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति और पैसे वालों के बेटे बेटी के पास पहुंचे और गरीब जो है, शोषित है, वंचित है, मजदूर है, उनके पास नहीं पहुंचे। तो हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है ना, हर एक जनता के घर घर पहुंच गया है।
जो ये भ्रष्टाचार किए हैं, नल जल बोल रहे हैं ना कि हर घर नल लगवाए, 24,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था दीपक भाई, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें 24 करोड़ खर्च हुआ होगा। मुझे लग रहा है 30% रुपए भी उसमें खर्च नहीं हुए। इस कदर इतने बड़े लेवल का वो भ्रष्टाचार था। कहीं नल लगा हुआ है तो कहीं पाइप नहीं है, तो कहीं उसकी टंकी बिखरी पड़ी है, और कहीं कुछ नहीं है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार को लोग ने बहुत करीब से देखा है। इनके देखिएगा, एक जल जीवन हरियाली वाला भी था, एक पेड़ पे 2,000 रुपए का इन्होंने बजट रखा था, और पेड़ लगे, उसके बाद क्या हुए नहीं हुए पैसे, उसका उस प्रोग्राम का 2,000 रुपया पर पेड़ करके उसको निकाल करके और चुनावी फंड में डाल लिया गया। तो ये लोग क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के जो भी नेता थे, एक हमारे नेता थे विपक्ष में, वो रेल जन सरोकार की चीजों के लिए रेल जो है क्या स्टॉपेज होना चाहिए यहां, उस आंदोलन में उन्होंने आंदोलन किया था, और लोग भी जो वहां के लोकल लोग थे, वो केस 2005 से था, उसको गिरफ्तार करा लिए लोग नॉमिनेशन के दिन। और इनके जो 100 करोड़ 200 करोड़ के जो लोग अभी घपला करके बैठे हैं, साल भर में 200 करोड़ से ज्यादा का जमीन खरीद लेते हैं, खुलेआम अपराधी बनने की बात करते हैं लोग, और छाती पे बुलडोजर चलाने की। मैं तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ एकदम इतना साफ साफ है कि 71,000 करोड़ रुपया कौन खाया उसको छोड़ दीजिए, 62,000 करोड़ रुपया बिजली के विभाग में वो खाए, उसको भी जनता इतनी नासमझ नहीं है। ठीक है, बिहार ठीक की है, जनता मैंने माना है, जनता और इतनी बिहार नासमझ की नहीं है, जनता इसीलिए इतनी- जनता आज बड़ी संख्या में घरों से निकल कर आ रही है, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रही है। और अब ये जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि जनता परिवर्तन करना चाहती है या जनता पुरानी सरकार को फिर से वापस लाना चाहती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद संजय चोकर जी के पास चलेंगे, संजय झा जी के पास चलेंगे, और साथ ही साथ किशोर कुणाल जी के पास चलेंगे। मैंने वोट कर दिया है, और